गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज़ हेरिडिटी। हमने पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द टर्म एंड डेफिनेशंस ऑफ हेरिडिटी। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जो ये चैप्टर है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये ट्रिकी हार्ड बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। इट्स ए वेरी इजी चैप्टर। बस थोड़े टर्म्स होते हैं जो हमें फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस होते हैं, जब हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। आपको पता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ जेनेटिक्स, हम प्रीवियस क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। हम जो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, हमने टर्म्स और डेफिनेशंस को समझा दिया। तो आज हम देखेंगे जो मेंडल था, जो फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है, जैसे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने, उन्होंने हेरिडिटी कैसे एक्सप्लेन करी और किस प्लांट पे करी और कैसे करी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हेरिडिटी। तो मेंडल चोज पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पी प्लांट हैड ए नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच वर इजी टू टेल प्लांट्स। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को चूज़ किया। उन्होंने पी प्लांट क्यों चूज़ किया? क्योंकि उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिले जिससे कि वो स्टडी कर सके, बता सके कि कैसे कैसे जेनेटिक्स होता है, कैसे कैसे ये आगे बढ़ते हैं, कैसे ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं। तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ किया कौन सा, पी प्लांट। पी प्लांट का व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पी प्लांट? पायसम सटाइवम। तो इस पर उन्होंने स्टडी किया। अभी क्यों किया, कितने डिफरेंसेस दिखे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल चूज पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस बिकॉज मैनी जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन ए comparatively short time span and their study is much simpler than animals. फर्स्ट मेन थिंग ये था कि जब मेंडल ने जो थे, उन्होंने अपने गार्डन में उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को उगाया। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आज एक प्लांट लगा और आपको स्टडी करनी है, जो वो अगला जब नई जनरेशन हो गया तो साल 50 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स लगे तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। यदि आपको इजीली रिजल्ट्स देखने तो आप जल्दी जल्दी उनको लगाएंगे। तो पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इतनी बहुत शॉर्ट स्पैन लाइफ होता है। तो जब उन्होंने पी प्लांट लगाया तो ये क्या होता है, एनुअल होता है। जब एक लगाया तो उसका रिजल्ट अगले साल में मिल गया। नया प्लांट कब हुआ, एक साल में ग्रो कर गया और फिर उसका अगला रिजल्ट एक साल में ग्रो कर गया। तो इतना शॉर्ट टाइम में उसको इजी स्टडी करने में, कैरेक्टरिस्टिक देखने में उनको बहुत ईजी रहा। तो इसलिए मेन ये था कि पी प्लांट को चूज़ करने में, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन था वह बहुत शॉर्ट था। अब आप सोचिए, आप एक कोई आम का पेड़ लगाएंगे या मैंगो का लगाएंगे तो आप भी देखेंगे कि उसका जो रिजल्ट जो बहुत बहुत दिनों बाद आता है। तो फिर आप स्टडी नहीं कर सकते, हमारी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, हम स्टडी कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ये था कि पी प्लांट यानी मटर जो है, गार्डन मटर जो, उसको स्टडी किया तो वो उसका लाइफ स्पैन, लाइफ जो था बहुत छोटी थी और एक साल में उसको रिजल्ट शो होने नज़र आ गए थे उनको। A new form of plant resulting from a cross or breeding of different varieties of a plant known as a hybrid. फिर उन्होंने क्या किया कि नया प्लांट जो बना, एक प्लांट नए प्लांट क्रॉस करवा के नया प्लांट बना, वो क्या किया, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मिक्स ब्रीड, हाइब्रिड मिक्स ब्रीड उन्होंने पी प्लांट की तैयार की। तो कई रीज़न थे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द मेंडल चोज अ पी प्लांट? तो दिस इज़ द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कि उन्होंने किया, क्योंकि पी प्लांट पे उन्हें कई कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आए। तो क्या थे? फर्स्ट था सीड शेप। जो मटर की सीड्स की शेप थी वो बहुत डिफरेंट थी, कहीं पे राउंड मिले और कुछ में रिंकल्ड मिले। सेकंड था सीड कलर, उनको मिला येलो था, ग्रीन था। फ्लावर कलर था जो वॉयलेट और वाइट है। पॉट शेप जो फली होती है वो कैसी थी, फुल था, और जो इसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्टिव जैसी थी थोड़ी सी। फिर पॉट कलर ग्रीन था, येलो था। फ्लावर पोजीशन क्या थी उसकी, फ्लावर जो वो क्या एरियल था, कैसा था, वो ऊपर था, नीचे था, साइड में था। तो उसकी पोजीशन क्या थी, फ्लावर पोजीशन क्या थी, स्टेम हाइट क्या थी। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कलर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कलर मिले, यानी लंबा, छोटा, राउंड, रिंकल्ड, वाइट, पर्पल। तो इतने कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स किस में मिले, सब चीज़ें उनको किस में, एक में मिल गई। किस में मिली? मटर में, यानी पायसम सटाइवम। इसलिए मेंडल ने पायसम सटाइवम को इसके लिए चूज़ किया, यानी मटर को इसके लिए चूज़ किया। इसलिए इसीलिए मटर को उन्होंने स्टडी किया। फर्स्ट क्या था, उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था, एनुअल था, एक साल में उनको रिजल्ट मिल गए थे। इसलिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसका टाइम बहुत कम था, एक साल में उनको ईजिली रिजल्ट मिल गए। यदि इस साल लगा तो अगले साल उनको ईजिली रिजल्ट मिल गए। सेकंड, उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स मिले, राउंड, रिंकल, उसका जो उसकी हाइट थी प्लांट की, तो लंबा था, छोटा था, जो कलर था, पॉट का कलर था, सब चीज़ें मिल गई कि इसलिए उनको स्टडी करने में दिक्कत नहीं हुई। इसलिए मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज़ किया। अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ जाता है कि वाई मेंडल चोज अ पी प्लांट फॉर हिज प्रैक्टिकल। तो इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ बहुत कम थी, सेकंड उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल? तो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल? मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल जो थे, अपने जो प्रयोग किए गार्डन पी पे, तो उसमें कई कई प्रैक्टिस से फर्स्ट लॉ निकाला। मेंडल ने 3 लॉ दिए, सबको पता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस को हिंदी में कहते हैं प्रभाविकता का नियम। प्रभाव जो शो होता है, जो दिखता है, ओके, तो प्रभाविकता। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को, सपोज मेंडल ने एक लंबाई का प्लांट लिया, एक लंबा प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, तो एक लॉन्ग प्लांट, एक शॉर्ट प्लांट लिए, तो इनको क्या क्रॉस करवाया। जब मेंडल ने इनको हाइब्रिड करवाया, तो उसने जब नई जनरेशन से हुई, जब नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि जब नई जनरेशन आई, उसमें सारे प्लांट्स क्या थे? लंबे थे। क्या, वापस बोलती हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है? जो अपनी प्रेजेंस शो करे। तो इसमें क्या था कि जिसमें मेंडल ने क्या किया, जो पी प्लांट था, एक लंबा प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, उनको आपस में क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करा के जब हाइब्रिड वैरायटी मिली, जब फर्स्ट वन, जिसे फिलैलियल जनरेशन कहते हैं, इसे F1 जनरेशन या फिलैलियल जनरेशन कहते हैं, तो सारे प्लांट्स क्या हुए? मेंडल को लंबे मिले। तो लंबे क्यों मिले? क्योंकि दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या क्या, मेंडल ने जब क्रॉस करवाया था, एक लंबा एक छोटा प्लांट लिया था, लेकिन छोटे प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स जो थे वो F1 यानी फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं हुए। कौन से करेक्टरिस्टिक्स शो हुए? जो लंबे प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स है वो शो हुए, सारे लंबे प्लांट्स ही नज़र आए। तो दिस इज़ ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ओके, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग will exhibit only the dominant traits in the phenotype। तो जो हाइब्रिड था, हाइब्रिड क्या था? लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांट को जब मिक्स करवा के, ब्रीड करवा के नया प्लांट जो बनाया गया, वो हाइब्रिड हुआ, कोई दोनों का मिक्स ब्रीड थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट की। लेकिन इसमें क्या हुआ? फिनोटाइप, लक्षण जो नज़र आते हैं, करेक्टर से जो नज़र आते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक्स में केवल लंबे प्लांट्स ही नज़र आए। जो नज़र आता है उसे कहते हैं फिनोटाइप, जो नज़र नहीं आता उसे कहते हैं जीनोटाइप। तो फर्स्ट जो नज़र आया लक्षण, फिनोटिपिक रेशो में सारे प्लांट्स लंबे नज़र थे, यानी जो लंबा था वो क्या हुआ? डोमिनेंस हो गया। तो दिस इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज इट क्लियर? डोमिनेंस, वापस बोलते हैं, डोमिनेंस क्यों होगा? क्योंकि सारे प्लांट्स लंबे नजर आए। उसमें रिसेसिव करेक्टर्स यानी शॉर्ट का करेक्टरिस्टिक्स था, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट था, लेकिन वो नज़र नहीं आए। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि सारे प्लांट्स लंबे थे, शॉर्ट वाला रिसेसिव रहा और लंबे जो था वो डोमिनेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पी प्लांट। तो ये पी प्लांट जो आपको, पी प्लांट का जो उसने मेंडल ने जो फर्स्ट क्रॉस करवाया था, ये देखिए आप, तो उसने क्या किया था? एक लॉन्ग लिया है, तो लॉन्ग को उसने किससे शो किया है? कैपिटल टी, और इसको कैपिटल टी से इसने शो किया है। देखो कैपिटल टी, अब कैपिटल टी यानी टॉल, तो उसमें कैपिटल लेटर से शो किया। अब कैपिटल लेटर को अब स्मॉल लेटर से इसने क्रॉस करवाया। क्या क्या? स्मॉल लेटर से क्रॉस करवाया, यानी स्मॉल प्लांट से क्रॉस करवाया। ओके, तो जब क्रॉस करवाया है तो क्या होगा? जब क्या होता है, ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना। ये देखिए, ये आप भी देख सकते हैं, ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इसको इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल बना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो जब फर्स्ट जनरेशन आई तो सारे क्या हुए? कैपिटल टी वाले प्लांट्स यानी लॉन्ग प्लांट, डोमिनेंट लंबे प्लांट्स बने। जबकि उसमें वो हाइब्रिड प्लांट था, रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल का भी था, लेकिन वो शो नहीं हुए। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज क्लियर? लंबे प्लांट्स को शॉर्ट प्लांट से जब क्रॉस करवाया गया तो सारे प्लांट F1 यानी फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स क्या हुए? लंबे हुए। इसलिए दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस जो जिसकी की प्रमुखता रहती है, जिसका की प्रभाव रहता है, और उसमें हाइब्रिड एंड शॉर्ट प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन वो नज़र नहीं आए थे। तो उसको फिनोटाइप जो नज़र आता है, लक्षण प्ररूप जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, तो उसके होगा इसका 1:1:1:1, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? लंबे थे। अब सारे प्लांट्स तो लंबे हो, और जीनोटाइप भी क्या होगा? इसका जीन्स यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे जीनोटाइप भी 1:1 होगा।
जीन्स क्या हुए इसके, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, लंबा, यानी फिनोटाइप क्या हुआ, लंबा। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने जब सेकंड लॉ दिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फर्स्ट जो लॉ था समझ में आ गया होगा। अब हम बताए सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है कि हमने फर्स्ट जनरेशन जब प्रोड्यूस करी, जब कैपिटल टी शॉर्ट प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाया तो सारी क्या थी, लंबे प्लांट्स थे, लेकिन उसमें शॉर्ट प्लांट कैरेक्टरिस्टिक थे ना, हाइब्रिड वैरायटी थी, उसमें शॉर्ट प्लांट कैरेक्टरिस्टिक था, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी था। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इसमें क्या होगा, जब उस F1 जनरेशन थे कैपिटल टी स्मॉल टी को, जब कैपिटल टी स्मॉल टी से हम क्रॉस करवाते हैं, तो जब उससे नई F2 जनरेशन बनेगी, वापस बोलती हूँ मैं, जब मेंडल ने जब F1 जनरेशन आई थी, उसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब इसने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से ही प्लांट क्रॉस करवा दिया, यानी हाइब्रिड प्लांट को हाइब्रिड प्लांट से ही क्रॉस करवाया। पहले तो प्योर लॉन्ग था और प्योर शॉर्ट था, फर्स्ट लॉ जो पढ़ा। सेकंड में क्या था, इसने हाइब्रिड प्लांट को हाइब्रिड प्लांट से ही क्रॉस करवा दिया। हाइब्रिड प्लांट क्या था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, उसमें लंबा तो था लेकिन इसमें शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसमें क्रॉस करवाया। तो जो F2 जनरेशन आई उसमें क्या रेशियो आया, उसमें आया 1:2:1 का रेशियो, यानी 3 जो थे उसमें लंबे प्लांट्स आए, एक छोटा प्लांट भी आया, यानी शॉर्ट वाला रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में उसने भी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया। वापस बोलती हूँ, जब हाइब्रिड प्लांट्स को हाइब्रिड प्लांट से क्रॉस करवाया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाया, तो जो F2 जनरेशन आई तो उसमें 3:1 का रेशियो, यानी 3 तो लंबे प्लांट्स आए और एक छोटे प्लांट भी बना, यानी जो रिसेसिव कैरेक्टर्स ने भी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया। दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी जब सेग्रीगेशन हुआ, जब नई जनरेशन बनी, तो क्या हुआ कि उसमें छोटे प्लांट्स भी अपना कैरेक्टर से दिखाया। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स इंडिविजुअल्स पोसेस 2 एलील। व्हाट इज द 2 एलील? 2 contrasting capital T small t, 2 alleles, and their parents passes only 1 allele to his or her offspring। यानी नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक एलील को आगे शो करते हैं। एलील क्या थे? 2 कॉन्ट्रास्टिंग, जिसे कहते हैं युग्म विकल्प, यानी पेयर, लॉन्ग शॉर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन एलील में से दोनों में से कोई कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा ऑफस्प्रिंग में। आप वापस समझिए, ऐसे समझिए आप कि एक जब मेंडल ने F2 जनरेशन ली, F2 जनरेशन क्या, F1 जनरेशन क्या आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी जो जनरेशन आई थी, हाइब्रिड जनरेशन आई थी, इस हाइब्रिड को ही हाइब्रिड से क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया, पहले तो क्या था कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ में तो क्या था, प्योर लॉन्ग और प्योर टॉल प्लांट लिया था, जो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या किया मेंडल ने, हाइब्रिड प्लांट को हाइब्रिड प्लांट से क्रॉस करवाया, जो नई जनरेशन बनी। उसमें क्या हुआ, 3:1 का रेशियो है, यानी शॉर्ट जो था, यानी स्मॉल टी भी अपना कैरेक्टरिस्टिक शो किया। तो ये पता चलता है कि जब अलील से, जब पेरेंट से, जब जनरेशन जब होता है आगे, जब डिवीजन मियोसिस होता है, तो दोनों अलील में से केवल एक कैरेक्टरिस्टिक से आगे जाता है। ओके, तो देखिए F1 में क्या था, F1 में क्या आया था आपका, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी आया था। अब इन दोनों को जब इन दोनों क्रॉस करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी को डिस्क कराया, तो क्या बना, 3:1, यानी 1 प्योर लॉन्ग था, 2 क्या थे, इम्प्योर थे, हाइब्रिड थे लेकिन लॉन्ग थे, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट बना, यानी 3:1 का रेशियो है। एक रेड, दूसरा भी रेड, तीसरा भी रेड, लेकिन इसमें एक प्योर रेड था, 2 इम्प्योर यानी हाइब्रिड था, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट था। दिस इज़ कॉल्ड अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी सेकेंड लॉ था, जो सेकेंड लॉ ये कहता है, जब हाइब्रिड प्लांट को हाइब्रिड प्लांट से क्रॉस करवाया जाता है स्टूडेंट्स, तो जो नई जनरेशन बनेगी वो क्या होगी, उसमें लॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ शॉर्ट वाला जो रिसेसिव भी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। यानी इसमें 3 लंबे प्लांट बने तो एक शॉर्ट प्लांट भी बना है। और इसमें क्या था, कैपिटल टी एक प्योर बना, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 इम्प्योर हाइब्रिड प्लांट बना, और एक प्योर स्मॉल टी बना। ये क्या रेशियो है? अब फिनोटाइप रेशियो बात करते हैं, लक्षण जो नज़र आ रहे हैं उसकी बात करते हैं, क्या बना, 3 इसमें लंबे बने, जिसमें से एक प्योर था, इसमें कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी नहीं था, कैपिटल टी था। देखिए आप, ये बिल्कुल प्योर है, इसका क्या होता है, बिल्कुल प्योर है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल टी नहीं है,
दो में जो दिख रहा है करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये क्या होता है, इम्प्योर है, लेकिन है तो ये लंबाई, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो उसमें जो है डोमिनेंस शो कर रहा है। और एक में क्या होता है, ये प्योर शॉर्ट प्लांट बना। तो क्या F2 जनरेशन में इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। और जीनोटाइप जीन्स क्या कहते हैं, 1 प्योर है, 2 इम्प्योर है, और एक भी प्योर है लेकिन शॉर्ट है। तो 1:2:1, 1 प्योर, 2 इम्प्योर, 1 प्योर, 1 प्योर लॉन्ग, 2 इम्प्योर, 1 प्योर शॉर्ट। दिस इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब नेक्स्ट जो था इसका जो था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो पहले 2 प्रैक्टिकल किए थे या 2 अपने टेस्ट किए थे मटर पे, वो कहता है मोनो हाइब्रिड पे किए थे। वापस एक बार देख लेते हैं। वो किए थे मोनो हाइब्रिड पे, यानी मोनो यानी 1, सिंगल की बात करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड पे क्या था, यानी एक करेक्टरिस्टिक्स यानी केवल लंबाई करेक्टरिस्टिक्स को लेके बात करी थी, किसमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे की लंबाई की बात करी थी, और सेकंड करेक्टरिस्टिक नहीं था। जिससे 7 करेक्टर्स लिए थे उसने कि ना कलर की बात करी थी, ना उसकी साइज़ की बात करी थी, सिर्फ लंबाई की बात करी थी। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में की लंबाई की बात की जाए, टॉल। लेकिन जब नेक्स्ट जो आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें डाई हाइब्रिड यानी 2 करेक्टरिस्टिक्स को लेके इसने क्रॉस करवाया, किसमें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, असॉर्टमेंट अपव्यूहन। तो स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब 2 करेक्टरिस्टिक्स को साथ लेके जब मेंडल ने प्रैक्टिकल किया, तो हर करेक्टरिस्टिक किसी और के साथ बाइंड होने के लिए फ्री है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 जने साथ आ रहे, 2 जने साथ ही बाहर निकलेंगे। 2 जने साथ आए, 2 जने साथ बाहर निकल भी सकते हैं, 2 जने किसी और के साथ भी बाहर जा सकते हैं। इज़ इट क्लियर? ये सपोज मैं और मेरा फ्रेंड एक साथ कहीं मूवी देखने गए, कहीं भी गए, मॉल में कहीं गए, वहाँ ऑलरेडी 2 पर्सन और आए थे, तो ज़रूरी नहीं कि हम दोनों पिक्चर देख भी सकते हैं, या मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, या मैं उसके फ्रेंड के साथ भी शॉपिंग कर सकता हूँ, या वो सेकंड फ्रेंड उसके साथ शॉपिंग कर सकता है। हम दोनों साथ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, एंड हम अपने अपने फैसले लेने के लिए एक्चुअली फ्री हैं। तो ये हम लोग किससे बंधे नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड 2 करेक्टरिस्टिक्स लिए, 2 करेक्टरिस्टिक्स लिए, तो इसमें क्या होता है, किसने कहते हैं कि जब F1 जनरेशन जब नई जनरेशन बन रही है, F1 जनरेशन बन रही है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो अलील साथ साथ जा रहे हैं वो साथ साथ ही आगे पास ऑन होंगे, वो अपने वो अलग भी हो सकते हैं, वो किसी और करेक्टरिस्टिक को शो भी कर सकते हैं। ऐसे आप देख लीजिए, मैंने पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। डाई हाइब्रिड इन 2 हाइब्रिड प्लांट्स को लिया गया है। इनहेरिटेंस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ट्रास्टिंग यानी येलो का कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, ग्रीन, और राउंड का रिंकल। तो मेंडल ने क्या किया, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या लिया कि 2 करेक्टरिस्टिक्स को लिया, राउंड सीड्स एंड रिंकल सीड्स, और येलो कलर और ग्रीन कलर। तो ये दोनों को लिया। अब दोनों को इसने F1 जनरेशन में लिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि राउंड और येलो कलर हमेशा साथ साथ चलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगली जनरेशन में राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, और जो रिंकल्ड है वो राउंड के साथ, मतलब है कि ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। राउंड के साथ आ सकता है, ग्रीन के साथ भी जा सकता है, और जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ भी पेयर बना सकता है। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं वो फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहेगा, किसी और के साथ भी जा सकता है, और मैं उसके फ्रेंड के जा सकती हूँ, हम साथ भी जा सकते हो, नहीं भी जा सकते। दिस इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? अब मैं आगे पढ़ के आपको क्लियर कर देती हूँ। द 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स chosen by Mendel were shape and color of seeds। कौन 2 कलर लिए इसमें? फर्स्ट लिया उसकी शेप, जो उसका सीड था उसकी शेप थी राउंड, और राउंड उसके साथ क्या, ये राउंड इसमें डोमिनेंट कलर है, और उसके शेप कौन सी ली इसने, कलर कौन सा लिया, येलो और राउंड। येलो और राउंड इसमें डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था, ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड शेप जो था, रिंकल्ड जो सीड्स थे। ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग है, राउंड और येलो कलर और ग्रीन एंड रिंकल। तो मेंडल तो क्या था, राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल ग्रीन सीड्स। मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स। प्योर कौन सी थी, राउंड येलो सीड्स, with the pure breed pea plant having wrinkled green seeds, and found that only round yellow seeds were produced in the F1 generation। वो दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो इसमें डोमिनेंट कलर क्या था, येलो था,
और इसमें क्या था, राउंड और डोमिनेंट था। तो जब येलो और राउंड को किससे क्रॉस करवाया, प्योर ग्रीन एंड रिंकल से क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में क्या आया, केवल डोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है यहाँ पे, केवल कौन से प्लांट्स आए, राउंड एंड येलो प्लांट्स आए, किसमें, F1 जनरेशन में। लेकिन जब इस हाइब्रिड से ही क्रॉस करवाया तो क्या होगा, सारे कैरेक्टर्स शो होते हैं। तो नो रिंकल ग्रीन सीड्स वर ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन। तो रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन सा था, रिंकल ग्रीन जो सीड्स था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ, बट वो कहाँ शो होगा, F2 जनरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। From this it was concluded that round shaped and yellow color of seeds were dominant traits over wrinkle shaped and green color of the seeds। तो क्या पता चलता है इस प्रैक्टिकल से कि राउंड wrinkle पे डोमिनेंट था और येलो कलर ग्रीन पे डोमिनेंट था, इसलिए वो F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ। और when the F1 generation pea plants having round yellow seeds were hybrid or cross breed by self pollination, then 4 type of seeds having different combination। जब आप सपोज करते हैं कि इसमें इसने क्या किया, मेंडल ने राउंड को किससे शो किया, कैपिटल आर से किया। इसमें मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, जो मेरा प्रिंट चल नहीं रहा। कैपिटल आर से कैपिटल आर को किससे क्रॉस कराया, कैपिटल वाई से। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, राउंड है, और कैपिटल वाई क्या है यहाँ पे, येलो। इसको किससे क्रॉस कराया, स्मॉल आर जो ग्रीन था और स्मॉल वाई जो रिंकल था। जब इनसे क्रॉस करवाया तो क्या बना, इसमें ये रिजल्ट्स फाउंड हुए किसमें, F2 जनरेशन में। 4 टाइप्स ऑफ सीड्स हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर वर ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। दीज वर राउंड येलो 9 थे, राउंड ग्रीन थे, और राउंड ग्रीन के साथ भी आया, ओके। तो ये F2 जनरेशन आई। रिंकल येलो 3 थे और रिंकल ग्रीन 1 थे, यानी 9:3:1 का रेशियो किसमें आया, F1 जनरेशन में। 9:3:1 का रेशियो किसमें आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो करवाया था उसकी F2 जनरेशन का था। ये क्या था, अभी देखिए ये आप इसे, ये पुनेट का चेकर बोर्ड मॉडल है। अब ये था कि देखिए राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये स्मॉल वाई, इस कैपिटल वाई, इसको जब आपस में क्रॉस करवाते, ऐसे करवाते स्टूडेंट को बोलेगा, ऐसे क्रॉस करवाते यूँ, फिर ये इससे क्रॉस करेगा, फिर ये इससे क्रॉस करेगा, सब एक दूसरे करते जाते, क्रॉस भी करेगा और फिर इससे क्रॉस करेगा। जब ये चारों ही क्रॉस करते तो हम क्या देखते हैं, जो रेशो बनता है सारा, ये राउंड येलो 9:3:1 का, तो 9:3 तो फिनोटाइप रेशो क्या होता है, जो नज़र आते हैं। तो इसमें 9:3:3:1 को रेशो है, दिस इज़ द फिनोटाइप रेशो, दिस इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वापस बोल देती हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल डाई हाइब्रिड पे होता है, उस पर हाइब्रिड प्लांट्स पे लागू होता है, डाई हाइब्रिड प्लांट पे लागू होता है। यानी इसे मेंडल ने इसमें क्या है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, उसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो उसने क्या लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में तो केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात करी थी, लंबाई की बात करी गई थी या टॉल की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया, राउंड एंड येलो, 2 कैरेक्टर्स हो गए, रिंकल और ग्रीन कलर। F2 जनरेशन में सारे क्या थे, जो जितने प्लांट्स आए थे सब क्या थे, राउंड येलो थे। कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होगा वही शो होगा। लेकिन जब F2 जनरेशन करवाई गई हाइब्रिड प्लांट्स की, तो क्या हुआ, इसमें 9:3:1 का रेशो आया, यानी राउंड के साथ येलो भी था, राउंड ग्रीन के साथ भी था, येलो रिंकल के साथ भी था, और येलो है ना राउंड के साथ भी था। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक शो, यानी इंडिपेंडेंट, यानी अपना फैसला करने को वो फ्री थे। ऐसा नहीं कि राउंड हमेशा येलो के साथ ही आएगा और रिंकल हमेशा ग्रीन के साथ ही आएगा, ऐसा नहीं हुआ। राउंड रिंकल के साथ भी था और येलो रिंकल के साथ भी था। तो दिस इज़ द 9:3:1 का रेशो आया। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेंडल्स के जो मेंडल के जो लॉ थे, 3 लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।